गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और एक क्रमिक रूप से जो हमने सिलसिलेवार ढंग से शुरू किया है इतिहास, उसको आप पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पर एक लास्ट क्लास देखेंगे कि आखिर में मौर्यों का पतन कैसे हुआ। देखिए, अगर आप देखें तो कोई बहुत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि समझने के लिए बहुत जरूरी है मौर्यों का पतन कैसे हुआ। और इतिहास में अगर आप देखेंगे तो साम्राज्य का उत्थान और पतन एक नियमित ढंग से होता रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम एक साम्राज्य के पतन के संदर्भ में अपना कुछ दृष्टिकोण डेवलप कर लें तो अन्य साम्राज्य के पतन के बारे में भी दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। इसलिए आइए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे कैसे हुआ। देखिए, अगर हमारे हिसाब से अगर आप माने तो एक दिमाग में सेटअप करने के तरीके के ढंग से देख लें कि कारण, पतन के कारण हो या परिणाम हो, हम लोग उसको चार सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, है ना, इकोनॉमिक, राजनीतिक, आप चाहें तो सामाजिक और सांस्कृतिक ढंग से भी देख सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक, जाहिर सी बात है साम्राज्य के पतन का अगर कारण है तो स्पेशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज्यादा होगा, है ना। तो एक एक सेगमेंट को अगर हम लोग उठा करके देखें कि वास्तव में क्या कारण हो सकते हैं, तो देखा जाए मौर्यों के साम्राज्य के पतन के संदर्भ में आर्थिक कारक क्या रहा होगा, इकोनॉमिक कारक। आपको बताऊं, डी कौशाम्बी जैसे लोग ये मानते हैं कि पतन का मुख्य कारक आर्थिक रहा होगा। और आर्थिक कारकों में उनका ये कहना है, दो तीन पहलू हैं, उनको समझिए। पहली चीज तो ये कहा कि कर बहुत अधिक थे, कर का अधिक होना। अगर अर्थशास्त्र में जितने कर लिए जाते थे, ये डी कौशाम्बी का मत है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। एक बात ये भी कही गई। और दूसरी चीज ये कहा गया कि अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जो विकास था, जो डेवलपमेंट था, वो बराबर नहीं था, विकास में अंतर था। विकास में अंतर का संदर्भ ये है कि अगर आप पूर्वी भारत की देखेंगे, यानी जो गंगा घाटी का क्षेत्र था वो अधिक विकसित था। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का कम विकसित था। और इसीलिए विरोध उन क्षेत्रों में हुआ जहां पे असंतोष था, जहां पे विकास का स्तर कम था। और ये विकास की जो असमानता है वो एक कारण रही किसकी, मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में रही। निश्चित रूप से इकोनॉमिक फैक्टर्स साम्राज्य के पतन के लिए हमेशा से जिम्मेदार रहते हैं और इसे हमको एक कारक के रूप में जरूर स्वीकार करना चाहिए। आइए राजनीतिक कारक, राजनीतिक ऑब्लिक प्रशासनिक हम कारकों को देख लें। देखिए, राजनीतिक कारकों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही रहता है कि साहब अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अयोग्य उत्तराधिकारी थे। जाहिर सी बात है, अगर उत्तराधिकारी योग्य रहते तो साम्राज्य का पतन ही नहीं होता। और वैसे भी मौर्य साम्राज्य या कोई भी राजतंत्रात्मक शासन होता है वो राजा पर केंद्रित होता है। राजा मजबूत हुआ, राजा सक्षम हुआ, तो वो उस पूरे मौर्य साम्राज्य को बनाए रखने में या किसी भी साम्राज्य को बनाए रखने में क्या रहता, सफल रहता। लेकिन जब राजा ही कमजोर रहेगा तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो साम्राज्य जो है वो पतन का कारण तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर। दूसरी बात अगर आप देखें तो अब राजनीतिक कारकों को थोड़ा सा और डिटेल और अन्य संदर्भों में जाने की जरूरत है।
जैसे आपको बताऊं कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का शोषण, अधिकारियों द्वारा शोषण, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं अधिकारियों द्वारा शोषण कि तक्षशिला के विद्रोह की स्थिति को याद रखिए। जब तक्षशिला का विद्रोह हो रहा था उस समय वहां की जनता ने क्या कहा? कहा कि हमें मौर्य प्रशासन या मौर्य राजतंत्र से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों का जो शोषण था वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आपको जिम्मेदार माना जाना चाहिए, राइट। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, इसी संदर्भ में आपको बताएं एक रोमिला थापर जी का बहुत ही विचारोत्तेजक मत है। आइए देखते हैं कि इनका ये कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो अयोग्य थे और प्रशासनिक अधिकारियों की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी, अधिकारियों की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। यानी इनका ये कहना है कि कोई जैसे आईएएस ऑफिसर जैसे परीक्षा होती है उस तरह से अगर परीक्षा हुई होती तो निश्चित रूप से मौर्य प्रशासन का पतन न हुआ होता। खैर, हमने पहले भी कहा कि विचारोत्तेजक जरूर है लेकिन सही भी हो ये कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो निश्चित रूप से हम प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में ये बात मान सकते हैं। और वैसे भी केंद्र के शासन एक विस्तृत क्षेत्र में प्रशासन हो रहा है तो कहीं न कहीं तो असंतोष तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो फिलहाल ये राजनीतिक और ऑब्लिक प्रशासनिक कारक थे। श्योर। तीसरे पे आते हैं इसकी सामाजिक कारकों की तरफ देखते हैं। सामाजिक कारकों में ये कहा गया कि यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। इसे HP शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने, है। एक अलग से हम लोग एक सेगमेंट जरूर डाल दें, अशोक का उत्तरदायित्व। मैं चाहता तो प्रशासनिक में कर लेता लेकिन अशोक का उत्तरदायित्व कितना था ये आपको अलग से स्पेशली फोकस करके पूछ सकता है। तो फिलहाल ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हो गई, हरप्रसाद शास्त्री का ये कहना है। और इनका ये कहना है कि जो अशोक ने धम्म की नीति को फोकस किया, है ना। वैसे तो पूरे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में कोई भी सनातन धर्म का नहीं है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उदयन, आजीवक का, अशोक जो है वो जैन का, उसके बाद भी जो हुए छोटे छोटे राजा वो भी गैर ब्राह्मण धर्म के रहे। तो अंततः ब्राह्मणों ने क्या किया, प्रतिक्रिया कर दिया। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण था और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ था इसकी हत्या कर दी। तो इन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया का परिणाम था। लेकिन आपको बताऊं, समस्या का सरलीकरण कर देना अलग बात है, हकीकत जानना अलग बात है। निश्चित रूप से हम इसे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया नहीं कह सकते क्योंकि अशोक ने कहीं भी अपने अभिलेखों में ये बात ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा हुआ है, ना तो सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ कहा हुआ है, राइट। वो तो एक कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है कि सभी लोग सब धर्मों की जो है क्या करें, इज्जत करें। और ब्राह्मणों का शोषण होता था यह बात इसलिए तार्किक नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। तो जो व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर है क्या आप उसे मान सकते हैं कि उसके खिलाफ शोषण रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया रहती तो निश्चित रूप से अशोक के पुष्यमित्र शुंग के इस कार्य में अन्य लोग भी क्या रहते, जरूर क्या कहते हैं कि योगदान देते, राइट। तो निश्चित रूप से सामाजिक ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रिया है वो कहना तार्किक नहीं है। आइए कुछ सांस्कृतिक पहलुओं की भी बात करते हैं। सॉरी,
निहार रंजन रॉय, नाम जानते रहिए। निहार रंजन राय ने क्या किया, इसने कहा कि जो कला में जो विदेशी तत्वों को स्वीकार किया गया, निश्चित रूप से विचारोत्तेजक ये भी है, विदेशी तत्वों को स्वीकार किया गया, उसकी प्रतिक्रिया हुई। ये निहार रंजन राय का अपना शोध पत्र है। जाहिर सी बात है, शोध जो रहता है वो छोटी छोटी चीजों पर ही लेकर के रखा ही जाता है कि किसी एक पहलू से विचार करना। और निहार रंजन राय का ये कहना है कि मौर्य काल में जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो कल्चरल कस्टम्स थी, वो ईरान से ली गई और वो इतनी ज़्यादा ले ली गई कि लोगों ने उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया कर दी। और इनका यह भी मानना था कि जो अशोक की जो अभिलेख हैं, अभिलेखों की जो परंपराएं हैं, वो परंपरा भी कहीं न कहीं ईरानी परंपरा थी और इसलिए अंततः उन्होंने स्वीकार नहीं किया और लोगों ने इसे विदेशी से प्रेरित माना। जाहिर सी बात है, इतनी चेतना तो फिलहाल उस समय में नहीं ही थी, राइट। तो निश्चित रूप से यह मत भी पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, एक नवीन दृष्टि या नवीन नजरिया जो है वो क्या होता है, जरूर पैदा करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अशोक की जो अहिंसा की नीति थी, जो अशोक की धम्म नीति थी, वो कहाँ तक जिम्मेदार थी। यह प्रश्न बहुत बार कहा गया कि जो अशोक की धम्म नीति थी, अशोक की धम्म नीति या जो अहिंसा की नीति थी, अहिंसा की नीति, यह जिम्मेदार थी। ये बात कही गई। किसके द्वारा? अशोक की धम्म नीति या अहिंसा की नीति जिम्मेदार थी अशोक के साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। क्या तर्क दिया गया? अगर आप देखेंगे तर्क क्या है और वास्तविकता क्या है, ये दोनों पहलुओं को जानने की जरूरत है। तर्क ये कहा गया कि उसने जब भेरी घोष की नीति अपनाई और धम्म की नीति अपनाई, तो जाहिर सी बात है जो सैनिक तत्व है, सैन्य तत्व कमजोर पड़ गया। भाई सेना जब तक रहेगी, लड़ती रहेगी, तब तक तो ठीक है, नहीं तो बैठे बैठे भी अगर अब, इसीलिए सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं, तो सैन्य तत्व कमजोर हो गया, ये कहा गया। दूसरी चीज इसने ये भी कहा गया कि राज्य की प्राथमिकता बदल दी। आप अशोक पढ़िए तो जितना हमने आपको पढ़ाया होगा राजनीतिक में, उसका 5 गुना चर्चा किया होगा धम्म नीति पे। राज्य की उसने प्राथमिकता बदल दी और जो समस्त संसाधन है, समस्त संसाधन जो है वो धम्म नीति पर लगा दिए गए। याद रखिए, अभिलेख खुदवाना, अस्पताल बनवाना, विदेश नीति में भी दूतों को भेजना, बौद्ध धम्म संघ के विरुद्ध के किसी भी खुरापात के विरुद्ध आदेश करना। जैसे लगता है कि अशोक का पूरा जो उद्देश्य था वो क्या था, सिर्फ ये था कि धम्म नीति का पालन किया गया है, और वो भी आप जानते हैं कि पूरी तरह से सफल नहीं रही, राइट। तो निश्चित रूप से इन विचारों पर समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में ये जो बातें, जो तर्क कही जा रही हैं, वो एकदम सही है। क्या हम इस बात को मान लें कि इसकी वजह से हुआ? अगर आप समीक्षा करें इस बात के, इन तर्कों को अगर आप समीक्षात्मक दृष्टि से देखें, तो देखिए, पहली बात तो ये हमेशा जानने की जरूरत है कि जो अशोक की जो नीति थी, जो अशोक की जो धम्म नीति थी, अगर आप देखें यहाँ पे, तो कहीं भी उसकी कमजोरी का कारण नहीं बनी। सैनिकों की संख्या वही रही, सैनिकों की संख्या बनी रही, और अगर आप देखेंगे तो मृत्युदंड भी बना रहा, मृत्युदंड भी बना रहा। कहीं भी एक चीज आप भी जानते रहिए,
अशोक के समय हमें विद्रोह की भी कोई साक्ष्य नहीं है। इन तीनों पॉइंट को विचार करना चाहिए पहले पॉइंट के संदर्भ में कि क्या सैन्य तत्व कमजोर हुआ या सैनिक जो कमजोरी थी या जो उसकी अहिंसा की नीति थी, क्या कमजोरी किसी कमजोरी का कारण थी। ये पहला अगर बिंदु अगर हम लोग देखें तो यह बात सही नहीं लगता है। लेकिन ये जानते रहिए कि अशोक की धम्म नीति ने राज्य की प्राथमिकता तो बदल ही दिया। अगर आप इन दोनों पॉइंटों पर विचार करें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि सैनिक तत्व तो कमजोर नहीं पड़ा, ना तो विद्रोह के साक्ष्य हैं, ना तो कहीं पराजय के साक्ष्य हैं, है ना। प्रशासन में जो सुधार हुआ वो कहीं कमजोरी का वो बिंदु नहीं माना जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे राज्य की प्राथमिकता बदल गई, संसाधन भी लगे और जब डाइवर्ट होता है तो निश्चित रूप से उसका होलिस्टिक इम्पैक्ट या बाद में तो दिखाई देता ही देता है। आपको बताऊं, एक समय कहा जाता है कि जब प्रशासनिक सुधार अशोक ने किया था तो उसने मंत्रिपरिषद की शक्ति में भी वृद्धि किया था और ये बात कही थी कि अगर मंत्रिपरिषद को किसी भी चीज के संदर्भ में असहमति दिखाई देती है तो वो असहमति हमको सूचित किया जाए। और एक बार अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या धम्म नीति के प्रचार के लिए कुछ संसाधन देना चाहता था और मंत्रिपरिषद ने कहा कि नहीं, इतना पैसा दिया नहीं जा सकता है, तो उसने उस अनुदान को रोक दिया। ये सारी बातें जरूर बताती हैं कि कहीं ना कहीं प्राथमिकता बदलने से संतुलन जरूर बदला होगा, राइट। लेकिन एक बात जानते रहिए कि हम किसी भी दृष्टि से क्या कह सकते हैं कि अशोक की धम्म नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं, राइट। देखिए, उस मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य को बनाए रखने के दो अप्रोच हो सकते थे। एक अप्रोच चंद्रगुप्त मौर्य का था, रक्त एवं लौह की नीति का था, है ना, कि हर समस्या का समाधान किससे देखा जाए, शक्ति में देखा जाए। दूसरा एक उसका विकल्प खोजा अशोक ने कि नहीं, वह सांस्कृतिक एकता की नीति के माध्यम से भी उस एकीकरण को बनाए रख सकता था। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों के लोग थे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे। धम्म की नीति एक ऐसा विकल्प हो सकती थी कि यदि उसे लोग मान लें तो सांस्कृतिक तनाव नहीं रहता, और अगर सांस्कृतिक तनाव नहीं रहता तो साम्राज्य स्थिर रहता। तो निश्चित रूप से धम्म की नीति जो थी वो रक्त एवं लौह की नीति का एक विकल्प थी, जिसे अशोक के द्वारा कम से कम उसके शासनकाल में तो लाया ही गया, राइट। अब जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो अगर चंद्रगुप्त की रक्त एवं लौह की नीति को अथवा अशोक की धम्म नीति को दोनों नहीं अपना सके या ना तो कोई तीसरा विकल्प खोज सके, राइट, तो निश्चित रूप से इसमें दोष अशोक का नहीं है बल्कि क्या है, उसके उत्तराधिकारियों का है, राइट। और इसीलिए जब कभी भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, वैसे तो यूपीएससी में कभी पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो निश्चित रूप से आप या तो कूटबद्ध रहेगा तो इन सारे पहलुओं को आ जाएगा। अगर एक ऑप्शन लगाना है तो सबसे पहले हम लोग अयोग्य उत्तराधिकारी ही लगाते हैं, क्योंकि जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे ये इनकी कमी थी कि इन्होंने कोई नवीन विकल्प नहीं बना पाए, राइट। तो ये सारे मौर्य साम्राज्य के कारक हैं। एक छोटा सा कारक आप राजनीतिक में ये भी जानते रहिए कि बाह्य आक्रमण, बाह्य दबाव या आक्रमण तो खैर बाद में हुआ, राइट, श्योर है। जैसे यूनानियों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था, उसका मौर्योत्तर काल के संदर्भ की बात हम कर रहे हैं, तो ये सारे अशोक के पतन के जो है वो क्या रहे हैं, अरे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण रहे हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा सा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, और जिन लोगों की कोई भी कड़ी छूट गई हो उन सबको देखना चाहिए। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ाया है, और कल की जो क्लास है वो हम लोग पोस्ट मौर्यन एकदम क्रम से हम लोग चल ही रहे हैं, तो पोस्ट मौर्यन या मौर्योत्तर काल पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे एक T20 हमने
मौर्यकालीन स्रोतों पे चर्चा किया है। 2 और T20 क्लास हम आपको देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में। तो तब तक आज आपका बुधवार है का आज कल और परसों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। सैटरडे और संडे हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में इन्हीं चीज़ों पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।